दी गई। राजस्थान के बीजेपी के नेता बड़े चौड़े होकर चल रहे थे, हमारी सरकार बनेगी, और आखिर उस पर्ची में निकले भजन लाल जी। मैं भजन लाल जी को व्यक्तिगत कोई ओढ़वा नहीं देना चाहता, ना उलाना देना चाहता, उनकी पार्टी की मर्जी है। लेकिन आज राजस्थान की हालत खराब हो गई है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि कोई भी हमारा मुख्यमंत्री होता है, आप पिछला इतिहास देखो अशोक गहलोत जी का, उन्होंने जबरदस्त पूरे राजस्थान के अंदर विकास के काम दिए। 25 लाख का चिरंजीवी योजना दी, आज वो इलाज बंद हो गया है। 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री थी, जहां हॉस्पिटल मांगा वो हॉस्पिटल, पूरे के पूरे जिलों में 900 कम से कम उन्होंने कॉलेज दिए। मेडिकल कॉलेज आज प्रत्येक जिले पे देने का काम हुआ। 8 रुपए में इंदिरा रसोई देने का काम हुआ। शहर के अंदर भी इंदिरा रसोई और ये आपका रोजगार गारंटी का काम देने का काम हुआ। अगर हम काम गिनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे उसमें लग जाएंगे। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि प्रजातंत्र जो ढांचा है, इसमें सबसे ऊपर शासन, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया। और अगर मीडिया सही बात को नहीं उठाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। शिक्षा की बात आती है। शिक्षा में जो काम विगत सरकार में हमारे कांग्रेस शासन में हुए, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, कभी एक सपना था गरीब का, किसान का, मजदूर का, कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं पढ़ा सकता है, कि एक सपना होता था। मात्र जिनके पास पैसे वालों के, बड़े लोगों के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन उस गरीब किसान का, मजदूर का सपना भी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया था, इस बात को कि ये बच्चे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। इतना ही नहीं, इससे आकर के बढ़ करके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने विदेश में भी पढ़ाई करने के लिए, चाहे उसका कितना भी खर्चा हो, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हो जाए, विदेश में पढ़ाई करना चाहे तो 5 लाख लगे, 20 लाख लगे, कितना भी खर्चा हो, राजस्थान की सरकार ने उपलब्ध। हम स्कूल खोल रहे हैं, ये बंद करने की बात करते हैं। हम शिक्षा में काम करते थे, उसकी समीक्षा की बात करते हैं कि कहाँ अंग्रेजी स्कूल को बंद कर दिया जाए, कहाँ पर चालू रखा जाए। ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। इसके बाद बात करें महिला सुरक्षा की, बात करें महिला उत्पीड़न की बात करें। जब ये सरकार विपक्ष में थे तो सारा रोना यही था इनका, विपक्ष में नारा ये दिया करता, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला की चैनें तोड़ी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं। आज वर्तमान के हालात तो आप देखें, जहाँ से सीएम साहब भरतपुर से आते हैं, उन्हीं के जिले के अंतर्गत महिलाएं सुरक्षित नहीं। फिर किस बात की ये 1 साल का जश्न, किस बात का आखिरकार मना रहे हैं? आगे बात करें हम बिजली एवं पानी की, 12-12 घंटे की कटौती। किसान लोग हमें भी मिलते, मैं खुद भी किसान हूँ। पानी का स्विच ऑन करते हैं मोटर चलाने के लिए, खेत में पानी को देने के लिए, और पानी 15-10 मिनट में खेत में पहुंचते पहुंचते वापसी कट ऑफ आ जाता, वापसी कट जाती। परेशान, प्राइवेट जनरेटर लेकर के बेचारे महंगे भाव में अपनी फसल को किसान पानी पिला रहे। यह हालात, बिजली की कटौती, सब में कटौती, और सब लोग अपन देख रहे हैं। जबकि पहले कांग्रेस सरकार के अंतर्गत भी कोयले की भी कमी आई थी, लेकिन सारे बावजूद भी समय रहते हुए हमारी सरकार ने ये पर समय रहते हुए व्यवस्थाएं की जाती थी। बिजली के आगे अगर खपत बढ़ेगी तो एडवांस में खरीद की बात की जाती थी, और किसानों को या किसी को भी कभी भी बिजली की तरफ से कोई परेशानी नहीं आने दी गई। तो फिर किस बात के 1 साल का जश्न बता रहे, किस उपलब्धि को, किस बात को लेकर के अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? स्वास्थ्य के बारे में आपने अभी मेघवाल साहब ने बताया कि गहलोत साहब की सरकार के अंतर्गत 25 लाख का मुख्यमंत्री बीमा के अंतर्गत काम हुआ, सबका इलाज फ्री होता था। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं मेघवाल साहब, जिनकी जमीनें गिरवी रख गई इस सरकार के अंतर्गत। 15 लाख का खर्चा, 11 लाख का हार्ट के बारे में, कई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आज कई लोगों के जमीनें जेवर गिरवे बेच करके इलाज कराना पड़ रहा है। और एक वो सरकार थी, जनता ने भरोसा किया था हमसे अच्छा बेहतर शासन बीजेपी वाले लोग देंगे। जनता बेहाल है। प्रदेश कांग्रेस ने, हमारे अध्यक्ष जी ने नारा दिया
जनता क्या, जनता बेहाल इस शासन के अंतर्गत वो सही दिया है। अब आपको करना कि जो हम कांग्रेस की उपलब्धियां बताते हैं, ये जश्न मना रहे, क्या फर्क है, क्या अंतर है, उस बात को जो हम करें, इस बात को जनता अनुभव कर रही, तो उसको आपको मीडिया में जोर शोर से उठाना चाहिए, ताकि जनता को भ्रमित ना करें, झूठी वाहवाही ये आगे से लेने का वो नहीं करें। महंगाई के मुद्दे की बात, इनका एजेंडा ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई होता है। महंगाई कहाँ नजर आ, मोदी जी और शाह क्या चाहते हैं देश के अंतर्गत, उसके बारे में कांग्रेस वर्तमान हालात पर जो विरोध करी उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया। उन बातों को रिपीट न करते हुए मैं आपसे, जो वर्तमान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार हम जिसे कह रहे हैं, और जनता ने भी एक विश्वास किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाए और हम आपका विकास करेंगे, और जनता ने सोचा कि गहलोत साहब की सरकार जो शायद ये सरकार और भी अच्छा काम करे, इस मन को बढ़ा करके इनको सरकार दी। उसको लेकर के वर्तमान सरकार ने जो 1 साल की इनकी उपलब्धियों का जो जश्न मना रही है, वो हम उस जश्न को गलत मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया है ही नहीं, तो जश्न किस बात का। इस 1 साल के कार्यकाल में जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है, जनता बदहाल है, यह हम कहना चाह रहे हैं। आप सभी साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, वो उपलब्धियां मना रहे हैं, हम बदहाल विरोध कर रहे हैं। इस बात का सत्यता क्या है, इसका आकलन करके आपको मीडिया के जरिए, आपके जरिए लिखना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि करोड़ों रुपए जो एडवर्टाइजमेंट में 1 महीने से पूरा सरकार इसमें उपलब्धियों में लग रही है, एक महीना पूरा खराब कर दिया, करोड़ों रुपए एडवर्टाइज में इसमें खर्च कर दिए। यदि मोटे मोटे बिंदुओं पर चर्चा करें, कोई भी सरकार आती है, हमारा राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और पूरी आर्थिक स्थिति कृषि के ऊपर टिकी हुई है। हम बात करें कृषि में इस सरकार की क्या उपलब्धि रही, एक भी यदि जब यहाँ पर जश्न मनाने आए जयपुर के अंतर्गत, यदि मोदी जी ने और भजन लाल शर्मा जी ने अपने स्पीच में या भाषण में या उपलब्धि में ये कहा कि किसानों के लिए हमने ये सौगात दी या ये दी, जहाँ पर हमारी सरकार गहलोत साहब की सरकार थी, उसके अंतर्गत किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री थी। 2000, आज किसानों के बिल आने लगे, किसान भूल गए थे कि बिजली का बिल भी कहीं लगता है क्या, आज किसान आने लगे, ये बिजली के बिल वापसी आने लग गए। डीएपी कहीं पर भी किसानों को इस समय नहीं मिल रहा। एमएसपी की बात हम करते हैं, वाजिब बात है, किसान को एमएसपी की दर के अगर सरकार को मान ले, आज भी पंजाब और हरियाणा के पूरे किसान बॉर्डर के ऊपर पड़े हुए किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, बात माननी चाहिए। कई बार कांग्रेस में लोकसभा में, राजस्थान में पर्दे से तो इसका विरोध भी किया। किसानों की बात वाजिब है, इनको एमएसपी की दर के ऊपर इनकी जिनकी खरीदारी होनी चाहिए, और कहीं खरीदारी भी शुरू करते हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा बहुत नाम मात्र की आंकड़ों में बता करके करते हैं। तो इनकी एक भी उपलब्धि राजस्थान में कृषि और किसानों के लिए, खेती के लिए कोई उपलब्धि इनकी नहीं है। दूसरी बात की जाए युवा या बेरोजगारी के बारे में बात की जाए, इन्होंने 1 लाख नौकरी की 1 साल में देने की बात की गई थी। आज भी यदि एक भी इनकी तरफ से नौकरी के लिए कहीं पर भी आवेदन या कहीं पर भर्ती की वो निकाली हो तो बताएं। जितने भी नौकरियां पुरानी कांग्रेस सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली गई थी, उन्हीं की नियुक्तियां ये कर रहे हैं। मात्र नौकरियां वो ये सारी। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी पायलट साहब ने युवाओं के साथ मिलकर के धरना दिया है, और इस बात के लिए कि हमें नशा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे राज्य का, देश का युवा नशे की लत में जा रहा, गलत उसमें जा रहा, लेकिन इनका रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति कहीं पर भी ये सरकार गंभीर नहीं दिखी। याद है, बिना बुलाए चले गए थे, लेकिन ये मन के अंदर इनका अलग खेल होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस देश के अंदर अब 2 तरह की लड़ाई है। एक वो पार्टी जो अंधविश्वास में धकेल रही है, अयोध्या का मामला निपट गया तो दूसरा बस सीधे चालू कर दी। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा है कि ये खोदना बंद कर दो,
एक बार मोदी जी ने सोमनाथ का मंदिर खुदवाना चालू कर दिया था, नीचे बौद्ध की मूर्तियां मिल गई। इसलिए मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा खोदना ठीक नहीं है। इन्होंने अभी भारत खोदो अभियान चला रखा है, हमें ऊपर चढ़ बढ़ना है। हमें विदेशों से सीख लेनी चाहिए कि वहां आज हमारे विदेश यहाँ के स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, 15-20 लाख लोग बाहर हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, और हम यहाँ धर्म के नाम पे आए दिन दंगे करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक ही क्वालिटी है, हिंदू मुसलमान करो, जाट को लड़ा दो गैर जाट से, मराठा को लड़ा दो गैर मराठा से, दलित को लड़ा दो श्रवण से, सिख को लड़ा दो गैर सिख से। ये इनकी योग्यता है। इसलिए इन्होंने बीएसएनएल सारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी और बैंक लुटवा दिए। नीरू मोदी इनका कार्यकर्ता, गुजरात का रहने वाला, 30,000 करोड़ लेके भाग गया। विजय माल्या राज्यसभा मेंबर 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ललित मोदी 5,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और आज जो अडानी जी अमेरिका के मुल्जिम हैं, उनको बगल में लेके बैठे हैं। और राहुल जी ने ठीक कहा है, ये गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रंप के भी खास है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, प्रजातंत्र खतरे में है। राजस्थान की हालात बहुत खराब है, विकास के काम सारे ठप हो गए हैं, गाँव में बिजली नहीं मिल रही है, मूंगफली की अभी तुलाई हो रही है समर्थन मूल्य में 10-12 हजार रुपये प्रति किसान, सरेआम रिश्वत ले रहे हैं ठेकेदार, चूंकि वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। टेंडर नहीं किया इन्होंने। बीकानेर का उदाहरण बता दूं मैं, भयंकर किसानों में गुस्सा है, हर जगह यही हालत होगी। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमने नारा दे दिया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे आरएसएस के चोरों से। ये आरएसएस के लोग देश को डुबोने में लगे हुए हैं, लोगों को साजिश के तहत मरवाया जाता है, प्रशासन चाहे इनका होता है, वहाँ पुलिस के थ्रू ये परेशान करवाते हैं। अभी हमारे कोटा से बता रहे थे कि वहाँ प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जांच चालू करवाती है। ये एक जगह नहीं है, इनकी हर जगह आदत बन गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी खतरे में है। भजन लाल जी सीधे आदमी, इनको सीधे चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जी इनको पता था, हो सकता है इनकी बात नहीं मानती। अब दिल्ली से सारा यहाँ का जो माल इकट्ठा करके और सीधा जो है दिल्ली जा रहा है। इसलिए आज हमारी प्रेस का मतलब ये है कि अभी आज हमारा नौजवान वहाँ मूवमेंट कर रहा है जयपुर में, अभी मैं देख रहा था, लाठीचार्ज हो रहा है, सीवरेज का पानी ला करके डाल रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये गांधी का देश है। गांधी ने अहिंसा के बलबूते पर कमीज भी नहीं पहनी, लेकिन अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र करा दिया था। हम उसी पार्टी के सिपाही हैं। और ये गोडसे की नीति पे चलने वाले लोग हैं। और ये देख लो कि 2014 के बाद इन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, हर आदमी को परेशान करने का काम किया है। अब लास्ट के अंदर संविधान बचा हुआ है। संविधान खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए तो गरीब को नौकरी मिलना बंद हो जाए। आज अपने बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे बताओ, जितने भी हमारे संभाग स्तर के शहर हैं या गांव हैं या जिले हैं, आप एक भी मार्केट में मुझे दलित की दुकान बता दो, कोई बिजनेस बता दो, ठेकेदारी लाइन में बता दो। एक चाय का ढाबा खोल के अगर लिख दूंगा कि मेघवाल टी स्टॉल है, तो चाय पीने के लिए लोग नहीं आएंगे। और इस अंधविश्वास को ये लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संविधान है, 70 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, हम लोगों को समानता का सिद्धांत लागू करना चाहिए। योग्यता के आधार पर हर आदमी को पूछना चाहिए। जगह जगह अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, वो इसलिए तोड़ी जा रही है कि उन्होंने जो संविधान दिया है, अब जो आगे चुनाव आएगा, चाहे दिल्ली में और चाहे बिहार में और जो भी नज़दीक है, वहाँ ये काम चालू कर देंगे। तो हमारा जो देश विश्व में एक ताकत के रूप में उभरा है, जातियों से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारे देश के माथे पर सबसे बड़ा कलंक था छुआछूत का, जातिवाद का। हम आपस में बटे हुए थे, गरीब जातियों के लोग बाहर रहते थे। ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि हमें समानता का अधिकार दिया, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इसलिए मैं अमित शाह जी को भी कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, वो स्वर्ग में तो आप चले जाओ जिसको आप जानते हो, हमारे लिए तो अभी स्वर्ग है। इसमें हर एक को बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। आप चाहो तो योग्यता के आधार पे कितने ही आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। अन्यथा पहले की स्थिति आपको पता है कि 1848 की बात याद दिलाऊं, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी
पहली स्कूल खोली थी महिलाओं की 1848 में पुणे में। उन्होंने कहा था शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं और गति के बिना अर्थ नहीं। और अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, अर्थ के बिना आदमी पशु के बराबर है। कहाँ थे, क्या हालत थी जब अंग्रेज आए? तो अंग्रेजी की छोटी मोटी स्कूलें खोली, स्कूलें थी नहीं थी। महिला नहीं जा सकती थी, गरीब दलित नहीं जा सकता था। जब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ करके आए, चिपटों से फाइलें पकड़ाई जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के प्रति रंजिश नहीं रखा, किसी जाति के प्रति। और उन्होंने संविधान में लिख दिया कि कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको पढ़ने का अधिकार मिले, बोलने का अधिकार मिले। आज 6ठे नंबर का विद्वान जिसने संविधान बनाया और उसमें गलतियां ये निकाल रहे हैं अनपढ़ लोग, जो धर्म के नाम पे लोगों को मरवा रहे हैं। मेरी ख्याल में विश्व में ये पहले जो हमारे गोडसे के चेले हैं मोदी जी और अमित शाह जी, ये पहला शासन है जो अपने जनता को मरवाकर और दिल्ली में पहुंच गए। जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे पुलिस अफसर जेल में थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हम जेलों में सड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये अपराध करवाते हैं। अभी संभल की मस्जिद का उदाहरण आपके सामने, इन्होंने सर्वे का ऑर्डर करवाया, वहाँ चले गए, आपस में छोटी मोटी पत्थरबाजी हुई और वहाँ की पुलिस ने 5 लोग नौजवानों को मार दिया। और वहाँ का गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि ये तो मुसलमानों की आपस की लड़ाई थी, क्योंकि ये मास्टर है। मैंने आपको कहा ना कि मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप राई का पाठ बना सकते हो हर चीज़ के अंदर। जो आप देखो, जब राहुल जी बोलेंगे तो आलू से सोना पड़ने का स्टेटमेंट तो था मोदी जी का और बना दिया राहुल जी का। पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और आज तो उनको 307, थोड़े दिनों में ये तो कह देंगे आप तड़ी पार हो, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों से लड़ी, 1885 में उसका जन्म हुआ, 28 दिसंबर जो भी आ रहा है, पहले अंग्रेजों से लड़ी और आज हमारी लड़ाई ये अंग्रेजों के जो मुखबिर हैं। आज़ादी में इनका कोई इतिहास नहीं है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। चाहे इंडिया गेट पे जाके देख लेना आप, वहाँ मोमडनों के मिलेंगे, सिखों के मिलेंगे, दलितों के मिलेंगे, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी है, 36 कौम के नाम मिलेंगे। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता का आज़ादी में शहीद होने का नाम नहीं है। इन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया और आज ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे, आपस में मरवा रहे। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया 52 साल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर का ही संविधान है जिसने पूरे देश को बांध रखा है समानता में, एकता में। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका नेता, उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई लेने लायक चीज है वो है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। इसलिए साथियों, हम सब संविधान में बंधे हुए हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये मनुस्मृति लागू करना चाहती है, ये संविधान विरोधी है। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने ये चैलेंज दे दिया है कि हम मनुस्मृति को नहीं लाने देंगे। हमारा देश जैसे ही उसका निस्तारण हुआ, पूरे भारत के अंदर एक खुशी हुई कि भाई चलो आज मंदिर का जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं जगह जगह मस्जिदें खोदी जा रही है। अजमेर की दरगाह पूरे भारत के अंदर एक फेमस जगह है, हर धर्म और जाति के लोग यहाँ आते हैं जियारत करने। उसके नीचे भी खुदाई के लिए जो आए दिन बयान आ रहे हैं, कोर्ट में रिट डाल दी और डालने वाला एक ही व्यक्ति है, वही तो ज्ञानवापी में जा रहा है, वही काशी मथुरा में घूम रहा है, वही अजमेर में आ रहा है और आकर के सर्वे के नाम पर जो है हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। जब संविधान बना था तो ये तय किया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो विश्व में 6 विद्वान है, उसमें कार्ल मार्क्स भी था, इब्राहिम लिंकन भी था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 सालों का सर्वे हुआ, उसमें निकला कि 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ये संविधान बनाया क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। ये भी एक विश्व में अपने आप में एक मतलब एग्जाम्पल है। उन्होंने इस सारी चीज़ों को देखते हुए विभिन्न देशों से धाराएं लेकर के संविधान बनाया। उसमें तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को माने, मंदिर वाले मंदिर को पूजो, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे को पूजो, गिरजाघर वाले गिरजाघर को पूजो, मस्जिद वाले मस्जिद को पूजो। लेकिन 2014 के बाद
आप देखोगे विकास के काम रुक गए, हमारी संवैधानिक संस्थाएं सारी बेच दी। आज रेलवे अंबानी जी को, बीएसएल अडानी जी को, एयरपोर्ट अंबानी अडानी को, कहना यह है आकाश भी अंबानी अडानी को, पूरी जो हमारी जमीन में जो भी चाहे बंदरगाह है वो भी सारे इन्हीं को, दोनों को, और सारी की सारी चाहे समुद्र में भी कोई चीज है वो भी इनको दे दी। दो बेचने वाले हैं मोदी और अमित शाह, और दो खरीदने वाले हैं, और चारों को चारों गुजरात के हैं। इसलिए हमारा देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज चाहे अडानी जी इनके बगल में बैठते हैं, आपने देखा होगा कि मोदी जी विदेशों में टूर करते हैं तो हमने सोचा ये बाहर से कोई अच्छी चीजें लाएंगे। अब जानकारी मिली है कि जिस देश में भी जाते हैं मोदी जी, उसके 2 महीने बाद वहां अडानी को जो है कोई ना कोई टेंडर मिलता है। इसका मतलब आप तो एक पूंजीपति के कोऑर्डिनेटर हो गए कि वहां प्रधानमंत्री के रूप में जाकर सौदा तय करते हो, और उसके बाद अडानी जी वहां टेंडर लेते हैं। देते देते आपका किनारा आ गया कि अमेरिका में आज मुकदमा हुआ है। आपका अडानी जी चाहे मैं कह रहा हूं सबसे बड़े पूंजीपति होंगे, आपने बढ़ा दिए, लेकिन आज वही अडानी अमेरिका कोर्ट का मुलजिम है। आज वो घुस नहीं सकता। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं मोदी जी, तो मोदी जी का जवाब देना मुश्किल हो गया और माइक बंद कर दिया, और उसके बाद उन पे फर्जी मुकदमा बनाया गया। सूरत के अंदर सजा बोली गई 2 साल की, उस धारा में आज तक भारत में किसी को सजा नहीं हुई है, राहुल जी को की गई। और अभी आप नाटक देख रहे हो कि अमित शाह गृह मंत्री, जो बीजेपी का अपने आप में थिंक टैंक बना जाता है, वो बोलता है अंबेडकर 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 अंबेडकर, एक फैशन बन गया। इतना तो आप राम जी को रटते, आप सड़कों में 7 पीढ़ी चली जाएगी। अरे भाई अमित शाह जी, अगर आपको सड़क का रास्ता पता है तो दूसरों को क्यों बता रहे हो? आप और बीजेपी वाले जाओ ना, फिर क्यों ये आए दिन दंगा फसाद करवा रहे हो? पत्रकारों को आप मरवा देते हो, सही न्यूज लिखते हैं तो, जजों को आप मरवा देते हैं। कोई आदमी आपके विरुद्ध में नेता बोलता है, उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई भेज करके उनकी जांचें शुरू करवा देते हैं। तो जब सड़क का रास्ता आपको पता है तो ये सारे उल्टे काम क्यों कर रहे हो आप? दी गई, राजस्थान के बीजेपी के नेता बड़े चौड़े होके चल रहे थे हमारी सरकार बनेगी, और आखिर उस पर्ची में निकले भजन लाल जी। मैं भजन लाल जी के व्यक्तिगत कोई ओढ़बा नहीं देना चाहता, ना उलाना देना चाहता, उनकी पार्टी की मर्जी है, लेकिन आज राजस्थान की हालत खराब हो गई है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि कोई भी हमारा मुख्यमंत्री होता है, आप पिछला इतिहास देखो अशोक गहलोत जी का, उन्होंने जबरदस्त पूरे राजस्थान के अंदर विकास के काम दिए। 25 लाख का चिरंजीव योजना दी, आज वो इलाज बंद हो गया है। 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री थी, जहां हॉस्पिटल मांगा वो हॉस्पिटल, पूरे के पूरे जिलों में 900 कम से कम उन्होंने कॉलेज दिए। मेडिकल कॉलेज आज प्रत्येक जिले पे देने का काम हुआ। 8 रुपए में इंदिरा रसोई देने का काम हुआ। शहर के अंदर भी इंदिरा रसोई और ये आपका रोजगार गारंटी का काम देने का काम हुआ। अगर हम काम गिनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे उसमें लग जाएंगे। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि प्रजातंत्र जो ढांचा है, इसमें सबसे ऊपर शासन, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया। और अगर मीडिया सही बात को नहीं उठाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। आज क्या हालत हो रही है, गोदी मीडिया बन गया। अब बताइए कि राहुल गांधी फॉरेन में पढ़े हुए, घर में 2-2 शहीद हो गए, और उस व्यक्ति पे 307 का मुकदमा। पहले तो हम सोचते थे कि गली खूंचे में जो चवन्ने टाइप लोग लड़ते हैं, गलत लोग आपस में झूठे मुकदमे करते हैं। आप अगर पार्लियामेंट का देखोगे, एक कोई वो सारंगी जी है, पता नहीं सारंगी जी बताते हैं या नाम है, सांसद है, वो पहले घायल हुए तो उनके इतनी सी पट्टी बंधी हुई थी, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, छोटी चिप लगा, बैंडेज। थोड़ी बाद में किसी ने समझाया बीजेपी वालों ने, थोड़ी लंबी पट्टी करो, लंबी कर ली। बाद में जब वो गृह मंत्री जी के पास पहुंचे तो चारों तरफ बाधा बांध दिया उसका, तो बार बार मीडिया में दिखा रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि राहुल जी ने किसी को धक्का दिया और वो मेरे पे गिरा और मेरा सर फूट गया। अब आप बताइए, संसद जैसी जगह जहां जगह जगह कैमरे हैं, लेकिन आपने देखा है कि वो वीडियो नहीं बता रहे हैं
कि राहुल जी ने कौन सी चोट मारी जिसके कारण से 307 का मुकदमा हुआ। अब इन्होंने नया धारा बना दी, शायद 109 या 117 109 बना दी। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जब संसद के अंदर इस तरह से झूठ चल रहा है, गृह मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री मर्जियावे से झूठ बोल रहे हैं, उनके अजीब तरह के किस्से होते हैं, गोरखनाथ, कबीर जी, नानक जी, तीनों ने एक साथ मीटिंग की, ये मोदी जी का भाषण बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अब मीडिया नहीं छापे, हम क्या करें। इसलिए मैं मीडिया भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप चौथे स्तंभ हो, आप राज्य के खिलाफ, राज्य गलती करता है, उस बात को विपक्ष का और मीडिया का फर्ज बनता है कि उस बात को उठाने का काम करो। हमारे राजस्थान की हालत खराब है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले थे, दिन भर उसको धमकी, उसको मार रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। अब सारी की सारी वहाँ शांति हो गई। हमारी पार्टी के निर्देशानुसार प्रत्येक संभाग स्तर पर 21 और 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हम उस संबंध में आपसे थोड़ी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शासन बने हुए 1 साल हो गया, जश्न मना रहे हैं। तो मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ कि जैसे ही पर्ची खुली, ये मेरे ख्याल में राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे सबको दरकिनार किया गया और प्रथम बार के विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया। उसी दिन से पूरे जो राजस्थान के अंदर एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश था कि हमारी सरकार बनी है, सब में निराशा छा गई और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खैर, फिर भी ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि साल भर से भारतीय जनता पार्टी की जो शासन बना है, ये पूर्ण रूप से असफल है, हर मुद्दे पर विफल है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, आए दिन हत्याएं हो रही है। और अगर आप गौर करोगे तो लोग मुख्यमंत्री जी और मंत्री के पास कम जाते हैं और जो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी है, एमएलए भी वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। ऐसा कुशासन हमने राजस्थान के इतिहास में नहीं देखा। और ये पहले जो 6-8 महीने तो इस बात में निकाल दिए कि जो अशोक गहलोत जी की योजनाएं थी उनको बंद करने में समय निकाल दिया, समीक्षा के नाम पे चलते रहे। इन्होंने कोई 100 दिन की योजना बना करके काम नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, मंदिरों में घूम रहे हैं। मंदिरों के प्रति आपकी आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो अलाउ करता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कि जिस व्यक्ति की जिस धर्म में आस्था है आप उसको पूजें। लेकिन आपने देखा है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, इन्होंने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया, गुजरात का पैटर्न चालू कर दिया पूरे भारत के अंदर। आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर 2002 में गोधरा कांड हुआ, उसमें हिंदुओं की भी मौतें हुई षड्यंत्रपूर्ण तहत, और उसके बाद में कत्लेआम हुआ जिसमें 2000 मोमडन मारे गए। और उसी गुजरात पैटर्न को आज भारत में अगर हम देखते हैं तो दूसरे देश तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, चंद्रमा तक जाने की बात कर रहे हैं, साइंस का युग है। लेकिन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। नेहरू जी के बारे में 20 बात करेंगे, 20 तरह की बात गांधी जी के बारे में करेंगे, लेकिन अपनी कार्य योजना नहीं बताएंगे कि हमने 2014 के बाद में आने के बाद में क्या काम किया है। मैं बैठी थी मोमडन समाज की सीए को लेकर, वहाँ अपने ही कार्यकर्ता बुर्का पहन करके चले जाते हैं, वहाँ गोलियां चला देते हैं। हर तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करोगे तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से भारत को कब्जे में ले लिया है और सबसे बड़ा ईवीएम घोटाला है। और उसके साथ में इनका जो सरकारें खरीदने का अभियान चला वो आपने देख लिया। हमारी राजस्थान सरकार तोड़ने की कोशिश की, हमें होटलों में रहना पड़ा और फिर ये बयान देते थे कि ये होटलों से सरकार चला रहे। अरे बिठाया किसने? सरकारों को आप खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश को खरीदा इन्होंने, गोवा को खरीदा, कर्नाटक को खरीदा और महाराष्ट्र को भी इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, आपको पता है। इसलिए हमारा प्रजातंत्र खतरे में, शांति जो हमारा चैन है, गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, उसको खत्म करने में बीजेपी रोल कर रही है। विकास सारा ठप हो गया है जितना भी है हमारे राजस्थान के अंदर। इसलिए आने वाले समय में
कांग्रेस, अभी हमने शहीद स्मारक पे इन सारे मुद्दों को लेकर के धरना दिया, और आज हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये जो लाठीचार्ज कर रहे हैं हम इसकी निंदा करते हैं। हम गांधीवादी तरीके से झुकेंगे नहीं, आने वाले समय में और तेज आंदोलन करेंगे। और यदि राहुल जी को झूठे मुकदमे में जेल डालने की कोशिश की तो हम लोग जेलें भर देंगे। अडानी के कारनामे को दबाने के लिए अमित शाह बोले। अब अमित शाह जब संविधान को खत्म करने की बात कह गए तो पूरे भारत का दलित किसान सड़क पे। मैं भी बीकानेर को 23 तारीख को 5000 लोगों के साथ धरना दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर संविधान खत्म हो गया तो सबसे पहले गरीब मरेगा, उसको कोई बोलने ही नहीं देगा। इसलिए हम लोग संविधान को तरफ इनको अंगुली नहीं उठाने देंगे, मनुस्मृति लागू नहीं करने देंगे। और अगर हमारे नेताओं को ये जेल में डालने की कोशिश करेंगे, गांव गांव में जेलें भर देंगे, जेलें छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमारे और भी अभी नेता बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर विकास हो, और जो अशोक जी गहलोत ने योजनाएं चालू की 25 लाख का चिरंजीव वो मिलना चाहिए, किसान को बिजली मिलनी चाहिए। आज गांव के अंदर 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 2-2 महीने के बाद मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन बंद हो गए हैं। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया था और आज ये एक भी भर्ती नहीं निकाल रही है। अभी 23,000 एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। अर्जुन राम कानून मंत्री बीकानेर आया और वाल्मीकि समाज के लोग फूल बरसा रहे हैं। किस बात के लिए? कि इन्होंने भर्ती निरस्त करा दी। मुझे बड़ा हंसा आया। तुम कर देंगे तो अर्जुन राम तेरे को मंत्री कौन बनाएगा? तू तो वार्ड पंच नहीं बनेगा। तू भी आरक्षण के आधार पर है, और अंबेडकर का संविधान उसने खत्म किया, या उसने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। आपको इस्तीफा देना चाहिए कानून मंत्री से। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती रुकवाकर फूल बरसवा रहे हो। मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से, आप 23,000 जो भर्ती बंद की उसको चालू करो, वाल्मीकि समाज को भर्ती करो, क्योंकि सफाई जो है, सफाई का काम हमारे मतलब भारत के अंदर वाल्मीकि समाज के अलावा कोई करता नहीं है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि हमारी सही बात को आगे पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप और हम सब जनता के सेवक हैं। अगर आप लोग सही बात को उठाओगे तो भारत में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, संविधान जिंदा रहेगा, और गांधीवादी आंदोलन करने का हम सबको अधिकार है। अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में अपना एक हमें सबको अधिकार है। ये बात अगर हमारी जिंदा रहेगी तो हमारा प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, और अगर देश मजबूत रहेगा तो विश्व में हम लोग एक ताकत बन के उभरेंगे।